नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कुछ मुख्य पवनों में अंतर। इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको पवन तथा वायुदाब तथा पवनें और पवनों के प्रकार के विषय में बताया था। तो इसी से रिलेटेड ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो ये आपके असाइनमेंट का भी वर्क है कि इसको आपको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में बनाना है। तो हम बात करेंगे डोलड्रम की और अश्व अक्षांशों की। तो हमने सबसे पहले कहते हैं डोलड्रम, जो मैंने आपको पढ़ाया था क्या चीज़ है। तो डोलड्रम को शांत मंडल भी कहते हैं और यह भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है, जबकि उपोष्ण उच्च वायुदाब के अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहते हैं। दूसरा इनमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच नियत है डोलड्रम, और अश्व अक्षांश दोनों गोलार्धों में कर्क एवं मकर रेखाओं के अर्थात 23.5 डिग्री उत्तर व 23.5 डिग्री दक्षिण तथा 30 तथा 35 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है, जहाँ इसको अश्व अक्षांश कहते हैं। बात करेंगे हम डोलड्रम की। भूमध्य रेखा पर सूर्य लगभग सारा साल चमकता है और वर्ष में 2 बार तो ये इस पर सीधा चमकता है। इस वजह से यहाँ पर तापमान ऊंचे रहते हैं, अतः डोलड्रम में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसमें क्या होता है, अश्व अक्षांश में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर उठी वायु अश्व अक्षांश तक पहुँचते पहुँचते ठंडी हो जाती है और नीचे की ओर उतरती जाती है। इसी तरीके से डोलड्रम में संवहनीय धाराएं चलती हैं जो क्षैतिज संचरण नहीं होता, अर्थात लंबवत संचरण होता है। इसमें वायु नीचे उतरती है और क्षैतिज संचरण नगण्य होता है। पवनों की क्षैतिज संचरण की अनुपस्थिति में पेड़ पौधे नहीं हिलते और जल तरंगें भी पैदा नहीं होती हैं, जबकि अश्व अक्षांशों में नीचे आती हुई वायु से वायुदाब अधिक तथा क्षैतिज संचरण की अनुपस्थिति में क्यों बोला गया इसको अक्षांश, क्योंकि क्या होता था प्राचीन काल में पालदार जहाज चलते थे। अब ये जहाज चलते थे तो जब ये इस क्षेत्र में पहुंचते थे तो इनको आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि वायुदाब बहुत अधिक हो जाता था और अधिक भार के कारण जहाज़ों के डूबने का भय बना रहता था। तो जो व्यापारी लोग थे वो एक यूरोप से अपने लिए घोड़े लेके आते थे। तो इसमें क्या करते थे कि जहाज़ ना डूब जाए, इसलिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। इस कारण से इन्हें घोड़ों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। जो डोलड्रम है ये निम्न वायुदाब के क्षेत्र को शो करता है, जबकि अश्व अक्षांश उच्च वायुदाब के क्षेत्र को शो करता है। इस तरीके से डोलड्रम और अश्व अक्षांश आपके जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिनको कि आपको अपने नोट्स बना के तैयार करने हैं। अब हम बात करेंगे स्थायी पवनों की और पछुआ पवनों की। तो जब हम बात करते हैं स्थायी पवनों की, जिनको कि हमने ट्रेड विंड्स कहा था, और साथ ही साथ पछुआ पवनों की बात करेंगे ट्रेड विंड्स की, है ना। तो अब इसमें क्या होता है ट्रेड विंड्स में कि यह पवनें दोनों गोलार्धों पर उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों पर उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रभावित होती हैं। ट्रेड विंड्स की अगर हम बात करते हैं तो दोनों गोलार्धों में यह 30 डिग्री से लेकर 5 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती हैं, जबकि पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री और 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है। यह पवनें पूर्वी दिशा में चलती हैं, जिस कारण से इन्हें पूर्वा पवनें भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पवनें गर्म एवं शुष्क होती हैं, जबकि पछुआ पवनें पश्चिमी दिशा में चलती हैं, जिस कारण से इन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है और यह शीतल एवं आर्द्र पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे स्थायी पवनों की और सामयिक अथवा पीरियोडिकल्स, जिनको कि हम कहते हैं समय के अनुसार परिवर्तित होने वाली पवनें। अगर बात करते हैं स्थायी पवनों की, तो सदा एक दिशा में प्रभावित होने के कारण यह पवनें क्या कहलाती है स्थायी, जैसे कि नाम से इसका पता चल रहा है।
जबकि जो आपकी सामायिक पवनें, जैसे नाम से पता चलता है, ये एक निश्चित मौसम में आके या निश्चित अंतराल पर आके अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती हैं। इनमें कुछ अनेक कारण होते हैं जो कि मैं आपको पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। स्थायी पवनें समस्त धरातल पर चलती हैं, इसलिए इन्हें भूमंडलीय अथवा ग्रहीय पवनें भी कहते हैं। सामयिक पवनें की कुछ एक पर्टिकुलर जिनका एरिया होता है, उस एरिया पर ही ये चलती हैं समय के अनुसार। दूसरी बात हम करते हैं कि निरंतरता के कारण इन्हें प्रवाहित पवनें या प्रिवेलिंग विंड्स भी कहा जाता है। प्रिवेलिंग विंड्स, इसमें समयबद्ध प्रत्यावर्तन के कारण इन्हें अस्थायी पवनें भी कहा जाता है। ट्रेड विंड्स पवनें तथा ध्रुवीय पवनें स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। मानसून पवनें स्थल एवं समुद्र समीर तथा पर्वत समीर और घाटी समीर आपके सामयिक पवनों के रूप में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थल समीर और समुद्र समीर में क्या अंतर है। बस सीधी सी बात है, जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर स्थल से समुद्र की, यह पवनें स्वतः ही, जैसे नाम से पता चलता है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। यह रात्रि के समय चलती हैं। साथ ही साथ इन पवनों के कारण शुष्क होती हैं और यह प्रभाव क्षेत्र अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि स्थल से चल रही। अब आता है समुद्र समीर। समुद्र से उठने वाली हवाएं, जैसे नाम से पता चल रहा है, तो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। यह दिन के समय चलती हैं और समुद्र से चलने के कारण यह आर्द्र होती हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसी तरीके स्थल व जल समीर की बात करते हैं। यह दैनिक पवनें हैं जो दिन के समय चलती हैं और साथ ही साथ रात के समय यह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तट के साथ साथ केवल सकरी पट्टी को ही प्रभावित कर पाती हैं और यह स्थल समीर वर्षा नहीं करती हैं और समुद्र समीर 15 से 20 किलोमीटर सकरी पट्टी में ही वर्षा होती है। एक बहुत बड़ा अंतर हम देखते हैं मानसून पवनों का। यह मौसमी पवनें हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, मौसम के अनुसार ये परिवर्तित होती हैं और ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जबकि इनका प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत होता है और दक्षिण पूर्व एशिया में इनका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। मानसून पवनें विस्तृत क्षेत्र पर वर्षा करती हैं और कृषि कार्य में सहायक होती हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे घाटी समीर की और पर्वत समीर की। दोनों साथ साथ ही हैं। जहाँ पर्वत पाए गए हैं वहाँ घाटी समीर भी हमें देखने को मिलेगा। पर्वतीय प्रदेशों में दिन के समय क्या होता है कि घाटी की हवा गर्म हो जाती है और ढाल के साथ साथ ऊपर की ओर उठती है। इसे हम कहते हैं घाटी समीर। ध्यान दीजिएगा, इसी पवन का अधिकतम गति दोपहर के 2 बजे के आसपास होती है, जबकि टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। कभी कभी घाटी समीरों में मेघों का निर्माण होता है और पर्वतीय ढालों पर वर्षा होती है। इसी तरीके से पर्वत समीर क्या है कि रात के समय पर्वतीय ढलानों पर तीव्र पार्थिवीकरण के कारण, पार्थिवीकरण और सौर विकिरण, ये आपके शुरू के चैप्टर्स में बता दिया गया था। तो ढलानों पर तीव्र पार्थिव विकिरण के कारण वहाँ की वायु ठंडी और भारी हो जाती है और पर्वतीय ढलान के समय नीचे उतरने लगती है। इसे पर्वत समीर कहते हैं। जब सूरज उगता है तो उससे कुछ देर पहले इनकी गति बड़ी तीव्र हो जाती है और सूरज उगते समय इन पवनों में घाटी का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। इससे तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पवनें शुष्क होती हैं। इसी के संदर्भ में मैं आपको 2 चीज़ें और बताना चाहूँगी कि बहुत जीके के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि समदाब रेखाएं क्या होती हैं। समदाब रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समुद्र तट के बराबर
घटाए हुए समुद्र तट के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। एक है कि दाब प्रवणता किसे कहते हैं। तो दाब प्रवणता कहते हैं कि दूरी की प्रति इकाई पर दाब प्रवणता की दर के कारण दूरी की प्रति इकाई पर दाब घटने की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। जब दाब प्रवणता अधिक होती है तो वायु तेज चलती है, परंतु कम दाब प्रवणता होने पर वायु मंद गति से चलती है। तो ये मैंने आपको 2-3 जीके के क्वेश्चंस भी इसमें बता दिए। माना कि ये टॉपिक थोड़ा सा चैप्टर से हट के था, परंतु आपके कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट था। थैंक यू।